हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये क्लास जो है ये आपकी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास पूरे सब्जेक्ट की बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आप में से जिनने भी नहीं देखा है उसको चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। उस पे मैंने बताया है जो इकोनॉमिक्स और बीएसटी और अकाउंट्स, ये तीनों सब्जेक्ट, इनमें जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो क्यों पढ़ी जाती हैं, एक दूसरे से ये रिलेटेड कैसे हैं, वो मैंने बताया है। इन तीनों सब्जेक्ट का कॉमर्स स्ट्रीम में क्या इम्पोर्टेंस है ये मैंने बताया है उस वीडियो में। आप सब उस वीडियो में जाइए और वीडियो पे जाकर वो देखिए। ये वीडियो आपकी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम एंशियंट इंडियन इकोनॉमी क्या थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद और 1990 के बीच हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ये इंडियन इकोनॉमी, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये उस पे है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ये है एलेक्जेंडर ब्रूस की, जो वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे 1894 में। ये उनकी कोट है कि इंडिया हमारे एम्पायर का सबसे बड़ा गणतंत्र है। यहाँ पे अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारा एम्पायर डूब गया समझो। इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट इफ़ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। यानी हमारे एम्पायर का सूरज ढल जाएगा अगर हमने पूरे इंडिया का कोई एक भाग हमने लूज़ कर दिया, छोड़ दिया, हार गए, तो उससे कोई हमारे एम्पायर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरी इंडिया अगर हमने छोड़ दी तो हमारा पूरा एम्पायर, पूरा हमारा जो शासन है वो, उसका सूरज डूब जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब 1947 में सारे अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ कर गए तो उस टाइम पर इनका कहीं डोमिनेंस नहीं था, किसी भी देश में डोमिनेंस नहीं रह गया। धीरे धीरे सभी जगह से इनका डोमिनेंस ख़त्म हुआ और सभी देश धीरे धीरे वो सभी स्वतंत्रता की ओर बढ़े, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े और सभी में डेमोक्रेटिक नेशन आ गया, सभी में डेमोक्रेसी आ गई। ये हमारी इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट is to familiar you with a basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country economic past, even as you learn about its present state and future prospects. इस चैप्टर का यही उद्देश्य है कि आपको पुराने जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस से अवगत कराना, उससे फेमिलियर कराना। जो अभी के इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि पहले हम लोग कितने, हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन थी, अब कितनी आगे है। इससे आप इसको पढ़ने के बाद आप कंपैरिजन कर पाएंगे अपने अनुभवों के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार। So let us first look at the state of Indian economy prior to the country independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. Structure of India's present-day economy is not just of current making. It has its roots steeped in history.
जो अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, ये कोई चमत्कार नहीं है। इसमें हमारे जो पुराने बिलीफ हैं, जो हमारे जो चाणक्य थे, उनके कुछ रूट्स हैं, उनकी जड़ें आज भी हमारे इकोनॉमिक में ज़िंदा हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में दिखती हैं। जो हमारे जो बजट पास होते हैं उन सब में उनकी भी जड़ें दिखती हैं, उनके सीख दिखती हैं। ठीक है। India was under British rule which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15 August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce this country to being a raw material supplier for Great Britain. जो ब्रिटिश थे यहाँ पे, जो राज कर रहे थे, जो अपना वर्चस्व स्थापित किए थे, उनके लिए इंडिया सिर्फ उतना ही था कि हम लोग सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर हैं उनके देश के लिए। उनके देश में सभी चीज़ें बनेंगी जो कि हमारे यहाँ बनती थी, चाहे वो कपड़ा हुआ या फिर कोई सामान हुआ या फिर कोई कलाकारी हुआ, शिल्प कला हुआ, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया तो सबसे पहले उनको हमारे इकोनॉमी को कोलैप्स करना था, तो कोलैप्स यानी बर्बाद करना था। तो बर्बाद करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ का प्रोडक्शन रोका, हम लोगों से सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर हम लोगों को बनाकर रख दिया। हम लोग कुछ बना नहीं सकते थे, बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। ठीक है। अब इकोनॉमी कैसे चलेगी, पहले हम लोग ब्रीफ समझ लें कि इकोनॉमी आखिर चलती कैसी है। तो इकोनॉमी चलाने के लिए अब इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी चलाने के लिए हमको पहले देखिए, अगर आपके हाथ में 100 रुपये हैं, ठीक है। अब आपके घर में आप हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है, ठीक है। आप लोग करीब 5 लोग हुए, ठीक है। 5 की आपकी फैमिली हुई, ठीक है। अब 5 की फैमिली हुई, ये हुए आपके पापा, ठीक है। ये हुए पापा, ये हुई माँ, ये हुई माँ, ये हुए आप, ये हुआ आपका भाई और ये हुई आपकी बहन, ठीक है। अब पापा ने आपकी मॉम को, आपकी मम्मी को 100 रुपये दिए, ठीक है। अब 100 रुपये आपकी मम्मी को मिला, मम्मी के पास गया 100 रुपया। अब उसमें से मम्मी ने कुछ रुपए खर्च भी किए, सपोज़ करो 10 रुपये खर्च किए, ठीक है, खर्च कर दिए। मम्मी ने तो 10 रुपये खर्च कर दिए, अब इनके पास बचा 90 रुपया। अब 90 रुपये को इन्होंने आपको दिया, ठीक है। आपके पास 90 आया, आपने उसको बचा लिया, उसमें से कुछ खर्च नहीं किया। अब आपने दिया भाई को 90 रुपया, ठीक है। फिर भाई गया, भाई भी कुछ खर्च किया, सपोज़ करो 20 रुपये खर्च कर दिया भाई ने। अब बचा आपके पास 70 रुपये। अब 70 रुपये आपकी बहन को मिला, अब बहन ने कुछ खर्च नहीं किया, बहन ने फिर 70 रुपये अपने पापा को दे दिया, ठीक है। अब फिर पापा वही काम करेंगे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे कर कर खर्चे होते जाएंगे और होते होते ये रुपया ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इकोनॉमी है कहाँ, तो आपकी जो इकोनॉमी बनी, यानी आपका जो अर्थव्यवस्था बनी,
अर्थव्यवस्था यही बनी कि आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये, फिर 90 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर ऐसे ही करते करते ये कम हो गया। इसमें कुछ जुड़ा कहाँ? कुछ नहीं जुड़ा। तो ऐसे ही हमारी भी इकोनॉमी काम करती है। हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है? तो हमारी इकोनॉमी काम करती है, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो अगर पापा उस 100 रुपये से कोई सामान लाए और उस सामान को फिर 200 में बेचा, तो 100 रुपये लगाकर और 100 रुपये इसमें जोड़ गए। ठीक है। अब अगर माँ को 100 रुपये मिले तो माँ ने अगर उसमें से 10 रुपये खर्च किए और उस 10 रुपये से कोई सामान लाया और इसमें 20 रुपये और जोड़ दिए, तो ये कितने का हुआ? तो इसमें से 100 था, 100 से 10 गया और फिर 20 जुड़ गया, यानी आपके पास 110 बचा। तो 10 रुपया और जुड़ा। तो इसमें जुड़ेगा कैसे? अब वही पैसा घर में ही घूमता रहे तो वो पैसा या तो कम होगा या फिर उतना ही रहेगा। 100 100 100 100 सबको दिए, एक भी आदमी खर्च नहीं किया तो 100 ही बचा, कुछ बढ़ा नहीं उसमें। या फिर किसी ने कुछ खर्च कर दिया तो कम ही हो गया। अब वही 100 रुपया अगर बाहर जाएगा, बाहर से कुछ वैल्यू ऐड होगा और वैल्यू ऐड होके तब यहाँ पे घर में आएगा तो वो 100 रुपया बढ़ा। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी काम करती है। अब सभी लोग एक दूसरे से खरीदे, हम लोग सभी परिवार हैं। ठीक है। एक कपड़े वाले व्यापारी हैं, एक सब्जी वाले व्यापारी हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वाले व्यापारी हैं, एक किसी और चीज़ के व्यापारी हैं, एक बैंक है, और ऐसे ही पैसा घूम रहा है। तो जो पैसा है वो बढ़ा कहाँ? कहीं भी बढ़ा नहीं। अब यही पैसा जब घर से बाहर जाएगा, यानी एक्सपोर्ट होगा, जैसे ये कपड़ा है तो कपड़ा विदेश में बेच रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक सब्जी विदेश में बेच रहे हैं और विदेश से पैसा आ रहा है बढ़कर, और ये भी अपना सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेश बेच रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, घर से बाहर बेच रहे हैं, तो कुछ पैसे इसमें ऐड हुए। तो जब बाहर कुछ बेचा जाएगा तो ही पैसा बढ़ कर आएगा। घर में ही वही पैसा घूमते रहेगा तो उस पैसे की वैल्यू दिन पर दिन कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो ऐसे ही इकोनॉमी काम करती है। अब आते हैं आपके चैप्टर पे। अब देखिए, एक केस स्टडी दी हुई है आपकी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, particularly places in and around ढाका। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। तो पहले वो सभी एक ही थी, बांग्लादेश अलग होने से पहले। तो स्पेल्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी आज़ादी के पहले, एज अ ढाका, नाउ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका मसलिन हैड गेंड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एक्विजिट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाई है, यानी सबसे ज़्यादा कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड वाइड ढाका में ही होती है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी कपड़े बनवाने हों, 10,000 20,000 लॉट बनवाने हों अपने ब्रांड के लिए,
जैसे हम लोग ब्रांड लें, अगर लोकल ब्रांड जो है डेनिस पार्क है, फिर अगर मान लें लेवाइस है, या फिर लुई विदॉन है, या फिर कोई भी लग्जरी ब्रांड हो, या फिर फॉर्मल वियर ब्रांड हो, पीटर इंग्लैंड हो, कोई भी हो, इनको सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे क्वालिटी के जो मटेरियल्स हैं, ख़राब क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी दोनों बांग्लादेश में मिल सकते हैं, ढाका में मिल सकते हैं। सस्ती मैन पावर, सस्ती सिलाई, वो भी ढाका में मिल सकती है। तो इनको सबसे ज़्यादा आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग ढाका से करवाने में इनको आसानी होती है। तो ढाका इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल, यानी मलमल को ही मसलिन कहा जाता था विदेशों के भाषा में। Sometimes foreign travelers also used to refer to it as मलमल, मलमल शाही और मलमल खास, implying that it was worn by or fit for the royalty, यानी राजशाही शासन के लिए मलमल का जो कपड़ा होता है, मलमल के जो कपड़े होते हैं, मलमल की जो चद्दर होगी या फिर जो दर्री होगी या फिर कोई कपड़ा होगा, तो मलमल के जो कपड़े होंगे वो सभी राजशाही ठाठ के लिए होते थे। उनको उस क्वालिटी का माना जाता था और अभी भी माना जाता है कि मलमल बहुत ही उच्च क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है। तो उस हिसाब से जो विदेशी थे उसको मलमल को राजशाही ठाट बाट के लिए यूज़ करते थे, अपने कपड़ों के लिए लग्जरी मानते थे उसको। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द colonial rule. India had an independent economy before the advent of the British rule. यानी अंग्रेज़ों के आने के पहले एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रहती थी। राजशाही था लेकिन जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, सभी लोग अपना सामान बनाते थे, बेचते थे और जो थोड़ा मोड़ा कर होता था वो जमा करते थे। थ्रू एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों के लिए एग्रीकल्चर यानी खेती का साधन ही सबसे अच्छा आजीविका था। कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, इसमें बहुत तरह की चीज़ें बनती थीं, उसको प्रोसेस करके जैसे गेहूं का आटा बना उसी तरह किसी भी रॉ मटेरियल से किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड, बहुत तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो उसी तरह की चीज़ें बना बना कर लोग खुद में बेचते थे, खुद ही में दुकान पे रख के बेचते थे। इंडिया वॉज particularly well known for its handicraft industry। मैंने बताया पहले ही कि जो शिल्प कला थी, जो कढ़ाई बुनाई या फिर जो कुम्हार लोग थे या फिर कुछ नई नई चीज़ें बनानी, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनानी हैं, वो सभी चीज़ें, गुलदस्ते बनाने, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ बनती थी। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे शिल्पकार थे। तो ये हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है ये बहुत आगे थी हमारे यहाँ। फिर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स, यानी पत्थर के जो नक्काशी होती है, जो सोने या फिर लोहे जो मेटल्स होते हैं, जो लौ अयस्क होते हैं, उनसे कोई चीज़ें गढ़ कर बनानी हो, उनको पिघला कर कोई आकार देना हो, कोई सुंदर चीज़ बनानी हो, तो वो सभी चीज़ें। फिर सिल्क टेक्सटाइल यानी सिल्क के कपड़े, फिर कॉटन टेक्सटाइल यानी ऊनी कपड़े, ये सभी चीज़ें बहुत हमारे यहाँ आगे थी, ये सभी इंडस्ट्री बहुत आगे थी। एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स, these products enjoyed as a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material। बहुत अच्छी मटेरियल हमारे यहाँ मिलती थी, बहुत अच्छे रॉ मटेरियल्स मिलते थे। तो इसी कारण से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ प्रोडक्शन पहले तो रूल किया और प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद करवाया और रॉ मटेरियल के लिए हमको यूज़ करने लगे। अब मैंने जैसे बताया कि जैसे इकोनॉमी वर्क करती है कि एक्सपोर्ट जो देश करेगा, यानी अपने पैसे को लगाया और बाहर सामान बेचा, घर के बाहर सामान बेचा, तो ही कुछ पैसा बढ़ के आएगा।
तो इसी तरह अगर हम लोग बेचते, हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते और अपने देश से बेचते तो पैसा जो आता हमारे देश में आता। लेकिन हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, रॉ मटेरियल की वैल्यू कम होती है, जो उससे बन कर तैयार हुआ उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब किसी मिट्टी की वैल्यू बहुत ना के बराबर होती है, लेकिन मिट्टी से जो घड़ा बनता है, जो मूर्ति बनती है, जो अलग अलग शेप्स बनते हैं, उनकी सुंदरता, उनके आकार के हिसाब से उनका दाम रखा जाता है, उनकी वैल्यू होती है, वो महंगे बिकते हैं। 5,000 10,000 की मूर्तियाँ बिकती हैं, लेकिन उस मिट्टी का कोई काम नहीं होता जिस मिट्टी से, अगर वो मिट्टी ऐसे ही रहे तो उस मिट्टी का कोई दाम नहीं, लेकिन उससे कुछ बन जाए तो उसका बहुत ज़्यादा दाम है। तो इसी तरह रॉ मटेरियल का कोई दाम नहीं होता है, तो हम लोगों को उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया और सभी रॉ मटेरियल अपने यहाँ मंगवाए सस्ते में, और अपने यहाँ प्रोडक्शन कर और तब अपने देश से उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो पैसा कहाँ जाता था? इंडिया में नहीं आता था, वहाँ जाता था। तो सिर्फ सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था हमारे देश को, सोने की चिड़िया इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन क्वालिटी था, प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर थी, और वो भी स्किल्ड मैन पावर थी। जो लोग थे अच्छे स्किल्ड वाले थे, जो शिल्प कला कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, जो टेक्सटाइल में है वो बहुत अच्छा टेक्सटाइल में है, कपड़ा बना रहा है, जो कॉटन का कपड़ा बना रहा है बहुत अच्छा बना रहा है। तो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे उन लोगों ने बंद कर दिया। क्राफ्टमैनशिप, the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India। उन्होंने देखा कि हर एक तरह के जो प्रोडक्ट हैं उसमें बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छे हैंड क्राफ्टमैनशिप है, बहुत अच्छा उसमें काम किया गया है, बहुत अच्छा वर्क किया गया है, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया और उस हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी। The economic policies, the the economic policies pursued by the colonial government, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and the promotion of the economic interest of their home country। यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी किसी दूसरे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनके अपने इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो पॉलिसीज़ इंडिया में लागू की गई, उनके इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लागू गई, हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए नहीं लागू की गई। जो बनी उनके इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि कैसे हमारी इकोनॉमी इस इकोनॉमी से आगे हो सकती है, इसके अर्थव्यवस्था से आगे हो सकती है। उसी हिसाब से रूल्स यहाँ पे लागू किए गए। यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, रॉ मटेरियल यहाँ से जाएगा वहाँ, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा और हमारा पैसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ का पैसा डाउन करना है, इंडिया का पैसा, इंडिया की जो रुपी थी और जो डॉलर था उनका ज़मीन आसमान अंतर था। लेकिन धीरे धीरे वो कम होते हुए 1 रुपये 1 डॉलर हुआ, फिर धीरे धीरे डॉलर का दाम ऊपर होते गया। ये सभी चीज़ें बहुत वास्ट हैं आप सभी के लिए, लेकिन आगे चलकर आप सभी को पढ़ना है इसमें। Such policies brought about the fundamental change in the structure of the Indian economy। ये पॉलिसीज़ लाई गई फंडामेंटल चेंज, जो हमारे यहाँ की जो बेस थी, जो रूट्स थी, उनमें धीरे धीरे चेंज लाया गया। जो हमारे यहाँ की फंडामेंटल्स थी, देखिए किसी भी चीज़ की
जो फंडामेंटल्स होती हैं, जो पहले ही बेस होता है, जो रूल्स होती हैं, उन्हीं हिसाब से वो सभी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं और उन्हीं हिसाब से वो सभी इम्पोर्टेंट होती हैं। और हमारे यहाँ जो है खेती प्रधान देश था, तो खेती प्रधान देश में हमारे यहाँ की खेती बर्बाद करने के लिए नील की खेती करवाने लगे लोग। नील की खेती को बर्बाद कर देता है। जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जो उपजाऊ खेत होता है, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है नील की खेती से। अब यहाँ पे अनाज उगना चाहिए तो वहाँ पे वो सभी नील की खेती करवाते थे। कितना नील बिकेगा? अब नील की खेती ये लोग जबरन कराते थे। तो हमारे जो फंडामेंटल्स थे वो उन्हीं हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनाए कि हमारे यहाँ के जो फंडामेंटल थे और जो स्ट्रक्चर थे इंडियन इकोनॉमी के, वो सभी धीरे धीरे चेंज हो गए। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी थी, जो लोग थे, उनको प्रोड्यूसर ना बना के, मैन्युफैक्चरर ना बना के, जो लोग अपना कुछ बना कर बेच रहे हैं उनको बनाने वाला ना बना के रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया और कंज्यूमर बना दिया गया। यानी यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पे एकदम नेगलेक्टेड दाम में भेजा जाएगा, वहाँ से चीज़ें बनकर और फिर इंडिया में बिकने आएंगी। और ये सभी चीज़ें आप अभी देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें चाइना से बनकर आ रही हैं, कुछ रॉ मटेरियल भी वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ रॉ मटेरियल बचा ही नहीं, तो हम लोग बेचेंगे कहाँ से? हम लोग अपने यहाँ कुछ बनाएंगे कैसे? सभी चीज़ें इंपोर्ट कर हम लोग अभी भी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें उन्होंने रूट्स हमारे फंडामेंटल्स चेंज करके हमारे फंडामेंटल में डाल दिए। Obvious the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है या फिर नेशनल इनकम है उसको ग्रो किया जाए। जो ग्रोथ हो वो ब्रिटेन की इकोनॉमी की हो, हमारे यहाँ की इकोनॉमी की कुछ ग्रोथ ना हो। तो उसी हिसाब से वो सभी डिसीजंस लेते थे कि इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स करना है और इससे फ़ायदा लेकर हमारे यहाँ आना है। Some individual attempts which were made to measure such incomes yields conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators, Dada Bhai Nauroji, William Digby, Findlay Shiraz, and V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. It was Rao who estimates during the colonial period was considered very significant। यही सभी लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और एस्टिमेट किया कि ये सभी हमारे इंडियन इकोनॉमी को कैसे ये लोग कोलैप्स कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों की सच्चाई जो है इन्हीं लोगों ने देखी। However, most studies did find that the country's growth of the aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a major 0.5% growth in per capita output per year। यानी 50 पैसे की ग्रोथ से, यानी 0.5% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, और वो भी रॉ मटेरियल सप्लायर के बल पे, प्रोड्यूसर के बल पे नहीं, रॉ मटेरियल सप्लायर के बल पे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडियन इकोनॉमी under the British colonial rule remained fundamentally agrarian। About 85% of the country's population lived mostly in villages। यानी 85%
की जो 85% की जो आबादी थी हमारी, वो गाँव में रहती थी। डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और वो सभी लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खेती पर ही आश्रित थे। खेती ही उनकी आजीविका की एक मात्र स्रोत थी। डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली कहें, कोई हुंडे पे देकर खेती करवा रहा है और उससे खा रहा है, अपना उसको खिला रहा है, या फिर कोई अपनी खेती कर कर अपनी जीविका चला रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी गांव के लोग थे वो खेती पर ही आश्रित थे। However, despite being the occupation of such a large population, जब तक कि उन पे ब्रिटिशर्स का अधिकार न हुआ, उनकी जो कंट्री की जो वर्चस्व था वो स्थापित जब तक नहीं हुआ, तब तक ले ये सभी एग्रीकल्चर पर ही आधारित थे। उसके बाद जो इंडियंस थे, हमारे जो पूर्वज थे, इन सभी को उनके रहमो करम पर जिंदा रहना पड़ा। अब ये हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो उस टाइम पर प्री ब्रिटिश इंडिया, जो अंग्रेज़ों के पहले की जो हमारी खेती की स्थिति थी वो इसमें दर्शाया गया है। द फ्रेंच ट्रैवलर, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अपना नोट्स प्रिपेयर करके रहिएगा। जो भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा और इसको VVI मान लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं VVI कर देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये VVI है, ठीक है। इसको ज़रूर अपना एक बार सेल्फ स्टडी से रीड ज़रूर करिएगा और इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिख ज़रूर लीजिएगा अपने शब्दों में, शॉर्ट नोट्स में। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और ऑब्जेक्टिव या फिर जो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बनते हैं। एक बार इस पर भी नज़र डाल देते हैं। वैसे आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 30-32 मिनट की हो गई है, तो जल्दी जल्दी इस पर भी नज़र डाल लें। द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी बंगाल इन दी फॉलोइंग वे, द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड इन बंगाल इन 2 विजिट inclines me to believe that it is richer than Egypt, कि इंडिया मिस्र से भी ज़्यादा अमीर है। It exports the abundance cotton and silk, rice, sugar and butter, यानी मक्खन, घी, चीनी यानी गुड़, चावल, सिल्क और ऊन, ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। फॉर इट्स ओन कंजम्पशन, इट प्रोड्यूसेस एम्प्लाई फॉर इट्स ओन कंजम्पशन व्हीट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फॉल्स, डक्स एंड घीज, यानी घी का जो हम लोग प्रोडक्शन करते थे और घी ही खाते थे। ग्रेन्स खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, आटा, चावल, ये सभी चीज़ें, ज्वार और बहुत सारी जो मोटी अनाज की जो चीज़ें हैं वो सभी हम लोग उगाते थे और अपने कंजम्पशन के लिए वो सब रखते थे और घी खाते थे। ये स्पेशली मेंशन्ड है कि घी हम लोग खाते थे। इट हैज़ इमेंस हर्ड ऑफ पिग्स and flocks of sheep and goats, जो सुअर या फिर जो पिग्स होते हैं, फिर शीप यानी भेड़ और बकरी, फिर मछली, फिश एंड एवरी काइंड इट हैज़ इन प्रोफ्यूजन, और हर एक तरह की जो खाने वाले, मतलब जो मांसाहार में जो जीव आ जाते हैं वो सभी का भी प्रोडक्शन हम लोग रखते थे।
गडरिया हो गया जो भेड़ ओड़ को रखता था, जो मछली पालन करते थे उनको मलाह कहा जाता था। मछली पालन नहीं बल्कि मछली का जो शिकार करते हैं। फ्रॉम राजमहल टू द सी इज एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनाल्स cut in bygone ages from the Ganges by immense labor for navigation and irrigation। यानी सिंचाई के लिए गंगा जी के पानी का जो गंगा के पानी का यूज़ होता था सिंचाई के लिए। और राजमहल में बहुत सभी गौशालाएँ और जो घोड़े के लिए जो अस्तबल होते हैं वो सभी देखे इसने। टेक नोट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल prosperity in our country in the 17th century, contrast it with the agricultural stagnation around the time when the British left India around 200 years later। India's agricultural stagnation under the British colonial rule। उसने ये सभी चीज़ों का जो उल्लेख किया था अपने बुक पे, वो सभी चीज़ें 2 साल बाद हमारे सामने आई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी अकाउंट्स या फिर बीएसटी की हो सकती है, और आपकी जो इंडियन इकोनॉमिक्स होगी वो अल्टरनेट डेज पे चलेगी। अल्टरनेट डेज पे बीएसटी और इकोनॉमिक्स चलेगी। और जिनको भी लाइव क्लासेस लेनी है वो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद अपना लाइव क्लास का लिंक वहाँ से एनरोल कर लें, अपनी सीट बुक कर लें। लाइव क्लासेस की अलग ही फ़ायदे हैं, और जिनको भी लाइव क्लासेस नहीं लेनी है या फिर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, उनके लिए यूट्यूब बेस्ट है। कंटेंट दोनों पे सेम है। उसमें क्लासेस 1-1 घंटे की होंगी, इसमें आधे घंटे की होंगी, 20 मिनट की होंगी। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा केस स्टडी बेस्ड और अच्छे से टाइम देकर और उसमें चलेगा लाइव क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।